ये लड़का अचानक से कहानियों की दुनिया में पहुंच जाता है। ये आदमी बस हर कहानी के अंदर विलन ही बनता है, लेकिन विलन बन के भी ये बहुत लकी होता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा। इस आदमी का नाम है हांग और ये लिंगहू कॉर्पोरेशन का सीईओ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इसका दादा आता है और इसके सर पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, जाओ और जाकर मिस शाओ का वेलकम करो। तभी यहाँ पे अचानक से एक सिस्टम ओपन होता है और वो हांग को बताता है कि अभी जिसने उसको मारा है वो उसका दादा है और जिस दुनिया में वो अभी है वो एक नोवेल है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इस दुनिया के अंदर वो एक विलन है और उसके पास बस 5 चैप्टर्स हैं और उसे इसी 5 चैप्टर में सरवाइव करना है। अब यहाँ पे हांग जाता है मिस साओ का वेलकम करने के लिए। इस बेचारे हांग को ये भी नहीं पता होता कि उसको इस दुनिया में आए हुए कितना समय बीत चुका है और वो इस दुनिया में आया कैसे। चलो मैं बताता हूँ। इस बंदे के सर पे एक बिल बोर्ड गिर गया था और इसको उस टाइम पे लगा था कि वो निपट चुका है, लेकिन वो इस चीज से बच जाता है और दूसरी दुनिया पहुंच जाता है जहाँ पर इसको एज अ विलन सरवाइव करना है। लेकिन हांग का एक गोल भी है। उसका गोल है अपनी दुनिया में जैसे तैसे करके वापस जाना, वो भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेकर। कमाल की बात यह है कि हांग खाली एक वर्ल्ड के अंदर नहीं रहा है, वो बहुत सारी दुनियाओं में घूमा है, लेकिन हर दुनिया में वो जल्दी ही निपट जाता था। एनीवेज अब हांग चले जाता है मिस शाओ का वेलकम करने के लिए। हांग जानता है कि जो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है वो लड़की को अपने साथ ले जाएगा। अगला सीन होता है एक लड़की का जो कि बहुत गर्वी है। इसी लड़की का नाम है शाओ और इस लड़की के बगल में जो मेन प्रोटैगनिस्ट वाइब देने वाला बंदा है उसका नाम है बेक सुआंग। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये आदमी जो है वो शाओ का बॉडीगार्ड है। हांग अब शाओ के पास आता है और वो उससे कहता है कि वो उसके बैग उठाने में मदद कर देगा और वो उसके साथ भी चले। एक और बात जानने लायक ये है कि जो हांग है वो लिंगहू फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा है। जिन लिंग जहाँ पे हांग रहता है उस जगह पर लिंगहू फैमिली 4 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है। शाओ हांग को मना कर देती है कि उसे उसका बैग उठाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें बेक्सुआंग की तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो कहीं ना कहीं हांग को पसंद नहीं करता है। वेल यहाँ पे शाओ बेक्सुआंग से कहती है कि वो उसका बैग उठाए। लेकिन एक और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये दोनों बस फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हांग बस ये सोच रहा होता है कि अब उसके पास बस 5 चैप्टर बचे हुए हैं और क्या वो इस 5 चैप्टरों में इन दोनों का रिलेशनशिप तोड़ पाएगा। वो अपने सामने से शाओ को जाता हुआ देखता है और वो उसको रोकते हुए कहता है कि उसको शाओ से कुछ बातें करनी है। शाओ हांग से कहती है कि वो उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है एंड उसको भी कुछ कहना है हांग से। हांग उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या बात करनी है। शाओ उसको बताती है कि वो दोनों कभी भी इंगेज नहीं हो सकते। भले ही उसके फादर ने उसकी शादी अरेंज करवाई है, लेकिन वो हांग से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन हांग को उसकी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता और वो उसको कहता है, मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी। इसका मतलब ये है कि हांग को भी शाओ से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हांग की बात सुनने के बाद शाओ को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो उससे पूछती है कि आखिर हांग के दिमाग में चल क्या रहा है। हांग कहता है कि वो उसको बेवकूफ नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ पे शाओ यहाँ से जाने लगती है ये कहकर कि उसने हांग को देखा है और वो हांग की सारी हरकतें भी जानती है। हांग मनी मन सोच रहा होता है कि क्या ये थोड़ी सी बेवकूफ औरत है। वो बस यही चाहता है कि शाओ उससे शादी ना करे। यहाँ पर एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है। हांग जो कुछ भी सोच रहा होता है वो सारी बातें शाओ को सुनाई देने लगती है, लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा होता कि आखिर उससे ये सारी बातें कह कौन रहा है, हांग या फिर बेक सुआन। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पता चलता है कि ये सारी गलती जो है वो सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम की ही गलती की वजह से शाओ को अब हांग की सारी बातें समझ आने लग जाएंगी, वो भी उसके मन में कही हुई। सिंपल से बात है कि अब शाओ जो है वो हांग के मन की बातें सुन पाएगी। हांग यहाँ पे ही सोच रहा होता है कि नोवेल के अकॉर्डिंग उसने बेक सुआंग से शाओ को छीन लिया था, इसीलिए उस विलन यानी हांग की इतनी हालत खराब हुई थी। लेकिन अब जो हांग है वो शाओ से शादी ही नहीं करेगा, तो बेक सुआंग के पास कोई वजह ही नहीं होगी कि वो हांग को चोट पहुंचाए। अब ये तीनों यहाँ पे हांग के घर में पहुंच जाते हैं। अब ये कर्वी लड़की मतलब ये शाओ जो है वो यहाँ पर ये सोच रही होती है कि जो बातें उसको सुनाई दी वो आखिर उससे कह कौन रहा था। हांग अब शाओ को अंदर ले आता है अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए एंड यहाँ पर शाओ के फादर भी बैठे होते हैं। हांग अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वो इतनी खूबसूरत लड़की को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए उसको शाओ को बेक सुआंग के साथ ही जाने देना चाहिए। यही रीजन है कि वो शाओ से एंगेजमेंट नहीं करना चाहता और अगर ये एंगेजमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हांग जल्दी से ये नॉवल पूरी कर पाएगा। शाओ यहाँ पर हांग के मन की सारी बातें सुन लेती है और उसे यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये सारी बातें जो भी उसने अभी सुनी ये सारी बातें हांग के ही दिमाग में चल रही है। लेकिन उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती कि आखिर हांग ये क्यों कह रहा है कि वो बेक सुआंग के साथ चली जाएगी। ये बात जरूर है कि बेक सुआंग जो है वो शाओ का बॉडीगार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो उससे प्यार करती है या फिर उससे शादी करेगी। यहाँ पर ये दोनों आदमी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों की एंगेजमेंट जल्दी करवा देनी चाहिए। शाओ यहाँ पे उठती है और वो कहती है कि वो एंगेजमेंट नहीं करेगी।
क्योंकि वो हांग से प्यार नहीं करती है। ये सुनकर हांग भी कहता है, हाँ ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, ये एंगेजमेंट कैंसिल हो जानी चाहिए। हांग की बात सुनने के बाद ये लड़की शाओ बहुत चौंक जाती है। बट यहाँ पर अब शाओ के फादर जो है वो हांग के पास जाते हुए कहते हैं, मेरी लड़की थोड़ी सी इमैच्योर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और उसकी इंगेजमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हांग इससे कहता है, आपकी बेटी मैच्योर है और उसने मना किया है मुझसे शादी करने से, तो मैं भी नहीं करूंगा शादी। हांग की बातों को सुनने के बाद शाओ के फादर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए उनको हांग के ऊपर और ज्यादा भरोसा हो जाता है कि हांग बिल्कुल सही लड़का है उनकी बेटी के लिए। इसलिए अब ये अपनी बेटी को समझाता है कि उसको हांग से शादी कर लेनी चाहिए। ये बातें सुनने के बाद हांग इस आदमी के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे जाने दो। हांग ये भी सोच रहा होता है कि ये औरत तो बाहर बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन अभी इसका मुंह क्यों बंद है। हांग के मन की सारी बातें शाओ भी सुन रही होती है, इसीलिए अब यहाँ पे शाओ जो है वो स्माइल करती है और हांग शाओ की स्माइल देखकर चौंक जाता है। अब शाओ हांग के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और वो उससे कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। इसलिए अब वो तैयार हो जाती है हांग से शादी करने के लिए। और अब ये बातें सुनने के बाद हांग की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। हांग का चेहरा देखकर शाओ उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो उसको पसंद नहीं करता क्या। हांग उसे कहता है, हाँ वो उसको बहुत पसंद करता है। मतलब यहाँ पे शाओ ने ये सब कुछ इसलिए करा होता है क्योंकि उसे हांग के दिमाग की सारी बातें पता चल रही होती है। अब हांग जो है वो शाओ का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बाहर ले जाने लगता है क्योंकि उसे कुछ बातें करनी होती है शाओ से। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हांग जो है वो शाओ से कहता है, तुम अभी भी मना कर सकती हो मेरे साथ शादी करने के लिए। लेकिन शाओ कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और ये जो शादी है वो उनकी फैमिलीज ने अरेंज करवाई है। हांग अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा होता है शाओ से कि वो उससे शादी ना करे। शाओ यहाँ पे शर्माते हुए हांग से कहती है कि फिलहाल वो हांग को पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या पता शादी के बाद वो उसको पसंद करने लग जाए। मतलब यहाँ पे हांग ये बात सोच रहा होता है कि अगर उसने इस लड़की शाओ से शादी कर ली तो बेक स्वांग उसको छोड़ेगा नहीं। शाओ भी यहाँ पे हांग की मन की बातें सुन लेती है और वो सोचती है, आखिर ये आदमी उस बॉडीगार्ड से इतना डर क्यों रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे हांग शाओ के बहुत करीब चले जाता है और वो उससे पूछता है, तो तुम मना नहीं करोगी। शाओ भी कहती है कि हाँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगला सीन होता है बैंकेट हॉल का और यहाँ पर इन दोनों की इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही होती है। यहाँ पर ये सारे लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि अगर ये दोनों फैमिली एक साथ आ जाए तो फिर इनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इंगेजमेंट हॉल के अंदर यहाँ पर बेक स्वांग भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो इस इंगेजमेंट के अगेंस्ट है। शाओ के फादर कहते हैं, तू कौन है बे, आप मेरी तरफ जरा ध्यान से देखो कि आखिर मैं हूँ कौन। लेकिन उसकी तरफ देखने के बाद भी शाओ के फादर समझ नहीं पाते कि आखिर ये आदमी है कौन। और तभी उन्हें अचानक से याद आ जाता है कि ये जो लड़का है बेक स्वांग, ये उनकी बेटी का बॉडीगार्ड है। शाओ के फादर उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सारी बातें कहने की। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी अब बेक स्वांग के ऊपर हंसने लगते हैं। अब ये बंदा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है क्योंकि शाओ के फादर इसको नौकरी से बाहर कर चुके हैं। बेक स्वांग शाओ के फादर के ऊपर थोड़ा सा भड़क जाता है। शाओ भी बेक स्वांग को देख रही होती है और वो सोचती है, उसे पता नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा घमंडी है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं बेक स्वांग को धक्के मारकर बाहर फेंकने के लिए, लेकिन वो इन सिक्योरिटी वालों से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो एक के बाद एक करके इन सब की पिटाई करना चालू कर देता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड वाले उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये आदमी बेक स्वांग सबको धो देता है और वो गुस्से में कहता है, चलो अब कौन आ रहा है मेरे सामने। हांग को लगता है कि अब पिटाई खाने की बारी उसकी ही है। मतलब यहाँ पे हांग जो है वो बेक स्वांग के पास आता है और वो उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। पार्टी में आए लोग यही कह रहे होते हैं कि इस आदमी ने तो यार पार्टी का माहौल खराब कर दिया, चैन से खाने भी नहीं दे रहा। और वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि जो हांग है वो काफी अच्छा लड़का है, इसीलिए शाओ ने उसको चुना है। अब जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ देखकर हांग ये सोच रहा होता है, यार प्लॉट ट्विस्ट में तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसने जो एक्चुअल नोवेल पढ़ी थी उस नोवेल के अंदर ये सारे लोग जो थे वो बेक स्वांग की ही तारीफ कर रहे थे। हांग की बातें सुनने के बाद शाओ को हंसी आ रही होती है। बस थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे बेक स्वांग जो है वो शाओ के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है अगर उसको शादी नहीं करनी है तो वो ना करे, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। बेक स्वांग को ये सब कुछ करता हुआ देखकर हांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये लड़का बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन शाओ को बेक स्वांग की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बेक स्वांग को सबके सामने रिजेक्ट कर देती है। हांग सोचता है कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है। बेक स्वांग अब शाओ का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर शाओ अपना हाथ छुड़वा लेती है और वो बेक स्वांग से कहती है कि उसको कहीं भी नहीं जाना उसके साथ। शाओ को वैसे अब सारी बातें समझ आ जाती है कि आखिर हांग इतनी देर से क्या सोच रहा था, लेकिन अब शाओ ये सोच लेती है कि वो कुछ भी हो जाए बेक स्वांग के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी, इसीलिए अब वो हांग के पास चली जाती है। लेकिन बेक स्वांग जो है वो शाओ को दूर कर लेता है हांग से। बेक स्वांग शाओ से पूछता है, क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि उसकी फैमिली और हांग की फैमिली बहुत बड़ी है और वो दोनों मिलकर बेक स्वांग को कुछ कर दे। शाओ बेक स्वांग को अपने से दूर हटने के लिए कहती है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन इस लौंडे को कोई बात समझ नहीं आ रही होती, ये
शाओ से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत डरी हुई हो। लेकिन तभी यहाँ पे शाओ के फादर आते हैं और वो कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा जमाई बनेगा हांग। इस आदमी की बातें सुनकर हांग बहुत भड़क जाता है इसके ऊपर, क्योंकि हांग बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी शादी जो है वो शाओ से हो। बेक्सवांग शाओ के फादर से कहता है, आप सच में अपनी बेटी की शादी इस घटिया आदमी से कराना चाहते हो? सच बताओ तो इतनी देर में मैं इरिटेट हो चुका हूँ, इसीलिए शाओ का इरिटेशन मुझे समझ आ रहा है। अब बेक्सवांग की भी जल जाती है और वो हांग को धमकी देते हुए कहता है, सुन बे, मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। इसकी बातें सुन के मुझे लगने लगा है कि जो बेक्सवांग है वो पोकेमॉन के टीम रॉकेट का ही सदस्य है। इन दोनों की बात से इरिटेट हो जाने के बाद शाओ यहाँ पर एक कमाल की चीज करती है, वो हांग को किस कर लेती है और कहती है, अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि मैं हांग से ही शादी करना चाहती हूँ। ये चीज देखने के बाद बेक्सवांग की दिल की धड़कनें और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। बेक्सवांग अब गुस्से में आकर कहता है कि वो लिंगहू फैमिली को सड़क पर ले आएगा, यानी वो हांग की फैमिली को बैंकरप्ट कर देगा। एनीवेज, इसकी बकवास से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम बहुत खुश होता है हांग से। सिस्टम हांग को एक महल यानी विला दे देता है, बट हांग जानता है कि उसकी फैमिली बहुत पहले से ही इतने पैसे वाली है, तो एक और महल आ जाए तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है। अगले दिन हान अपने नए घर में होता है और वो वहाँ पे आराम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसका सिस्टम अपीयर होता है और वो उसको बताता है कि अब उसकी नोवेल यानी कहानी का सेकंड फेज चालू हो चुका है। उसका सिस्टम उसे बताता है, शाओ के डैड डाज हुआंग ओरिजिनल स्टोरी में एक बैंकेट हॉल में लेके जाते हैं इन दोनों को, यानी हांग को और शाओ को। इस बैंकेट हॉल में एक तांज हु नाम का आदमी इन्हें मिलता है और ये आदमी एम्परर ग्रुप्स का सीईओ होता है और वो दाजुआंग का अंकल भी होता है, इसलिए दाजुआंग चाहता है कि वो इससे अच्छे कनेक्शन बना के रखे। लेकिन ये आदमी काफी बीमार रहता है, तो हांग इसके पास एक डॉक्टर को लेकर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेक्सुआन आ जाता है और वो कहता है कि ये डॉक्टर किसी काम का नहीं है। बेक्सुआन ही इस बूढ़े आदमी को ठीक कर देता है और ये आदमी ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो हांग से कहता है कि वो किसी काम का नहीं है और वो यहाँ से फौरन चले जाए। हांग की यहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है उस बैंकेट हॉल में। हांग यही सोच रहा होता है कि अब वो सरवाइव कैसे करेगा अगर उसका काम नहीं बना तो। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर हांग का बॉडीगार्ड आता है। हांग का सिस्टम उसे बताता है कि इस बॉडीगार्ड को अपने से दूर करो, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। हांग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो उसको अमेरिका भेज रहा है, जहाँ पर जाके वो स्टॉक ट्रेडर का काम करे लिंगहू फैमिली के लिए। हांग काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर इस आदमी को अमेरिका भेज देता है। वह लगभग सीन होता है तान फैमिली के होटल का। हांग यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया होता है और वो फोन पर शाओ से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे रह गई। लेकिन तभी यहाँ पे एक और कड़वी लड़की आती है और ये होती है हांग की एक्स गर्लफ्रेंड। इस लड़की का नाम है QUA। हांग को इस लड़की को देखने के बाद इस कहानी की प्लॉट की सारी चीजें याद आने लगती है। उसे याद आ जाता है कि हांग और QUA जो थे वो कॉलेज में क्लासमेट थे। इन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका रिलेशनशिप टूट गया और हांग उसके बाद शाओ के पीछे पड़ गया था। हांग अभी ये सोच रहा होता है कि हांग पहले कितना बड़ा बेवकूफ था कि उसने ऐसी लड़की को छोड़ दिया। लेकिन अचानक से यहाँ पर QUA के दिमाग में वही बातें चल रही होती है जो कि हांग के दिमाग में चल रही है, यानी QUA जो है वो अब हांग के दिमाग की चल रही बातें सुन पा रही है। लेकिन फिलहाल उसको ये नहीं पता कि आखिर उससे बातें कर कौन रहा है। हांग अब उससे थोड़ा सा दूर खड़ा होता है, लेकिन वो दूर खड़े होकर भी कुछ सोच रहा होता है। हांग यही सोच रहा होता है कि QUA बहुत सुंदर है, लेकिन ये लड़की जो है वो बेक्सुआन के साथ चली जाएगी। QUA इस बात को सुन लेती है और वो कंफर्म हो जाती है कि ये सारी बातें जो वो सुन रही है वो हांग के दिमाग की है और वो हांग के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। हांग QUA से कहता है कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं है। QUA हांग से कहती है उसको तो शाओ मिल चुकी है, तो अब वो शाओ को गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। हांग मन में सोच रहा होता है कि उसको शाओ नहीं पसंद, उससे ज्यादा अच्छी तो QUA है। QUA हांग की ये वाली बात भी सुन लेती है। इसी के साथ उसको ये बात भी पता चल जाती है कि QUA हांग की बातें सुन पा रही है, ये चीज हांग को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर QUA के लिए कमाल की बात यह है कि जो हांग है उसने QUA को शाओ से बेटर कहा है। QUA हांग से पूछती है कि क्या वो शाओ से शादी नहीं करना चाहता। हांग बस मनी मन ये सोचता है कि उसको ये सब कुछ करने के लिए बस फोर्स किया जा रहा है। हांग की बातें सुनकर यहाँ पर QUA को हंसी आ जाती है। हांग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हंस क्यों रही है। QUA अब हांग के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और वो उसको बहलाने लगती है और हांग तो यहाँ पर काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है। लेकिन हांग QUA को अपने से दूर कर देता है और सोचता है QUA सच में बहुत ज्यादा अच्छी है शाओ से। लेकिन तभी यहाँ पे शाओ आ जाती है और वो इन दोनों को एक साथ देख लेती है, लेकिन वो यहाँ पर इन दोनों को देखकर रिएक्ट नहीं करती। वो बस अब यहाँ पे अपना दिमाग चलाती है। वो सीधा हांग के पास जाती है और उससे लिपट जाती है और वो उसको हस्बैंड बुलाती है, क्योंकि अब ये दोनों इंगेज्ड होते हैं इसीलिए। और इसके बाद वो उसको फिर से किस कर लेती है। इन दोनों को देखकर तो अब मुझे ही मजा आने लग गया है। लेकिन यहाँ पर किस लेने के बाद हांग का रिएक्शन ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन इन दोनों को ऐसा देख कर QUA की जल जाती है। QUA अब यहाँ से जाने लगती है और वो कहती है
वो उससे बैंकेट हॉल में मिलेगी और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि QUA का नंबर तब से लेकर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। QUA के जाने के बाद शाओ यहाँ पर हांग के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि इस बंदे की एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन तब भी ये दूसरी लड़कियों का पीछा कर रहा है। बट हांग भी यहाँ पर भड़का होता है और वो शाओ से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती हो। लेकिन शाओ हांग से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसने ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो उससे ही शादी करेगी। यहाँ पर दूसरी ओर बेक स्वान भी होता है। ये बंदा अभी तक गया नहीं है। एनीवेज वो यहाँ पर इन दोनों को देख लेता है और उसकी जल जाती है। उसे ये लग रहा होता है यहाँ पर कि जो हांग है वो शाओ को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि वो हांग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। अगला सीन होता है बैंकेट हॉल का, जहाँ पर ये दोनों फाइनली पहुंच जाते हैं। हांग यहाँ पे सोच रहा होता है उसको शाओ से दूर रहना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बेक स्वान भी आता ही होगा, इसलिए वो बहाना मारते हुए शाओ से दूर चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसको डाजुआंग मिल जाता है जो कि एक डॉक्टर के साथ आया होता है। डाजुआंग हांग को इस डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है ये है डॉक्टर शांगवान। शांगवान को देखने के बाद हांग की हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर डाजुआंग जो है वो हांग को थोड़ा सा ज्ञान देते हुए कहता है तुम इस डॉक्टर को तानजू के पास ले जाओ। दाजुआंग हांग को ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसके कनेक्शन अच्छे हो जाए। लेकिन हांग यहाँ पे समझ जाता है इस डॉक्टर को देखकर कि ये डॉक्टर कहानी के प्लॉट में था और इस डॉक्टर को बेक स्वान ने फ्रॉड बताकर भगा दिया था। हांग यही सोच रहा होता है कि उसने अपने बॉडीगार्ड तक को अमेरिका भेज दिया, लेकिन अभी भी कहानी का प्लॉट चेंज क्यों नहीं हुआ। बट तभी दाजुआंग हांग से कहता है लेके जाओ डॉक्टर को यार। लेकिन अब यहाँ पे हांग जो है वो नौटंकी करना चालू कर देता है। वो पेट दर्द का बहाना बनाता है और वो यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो सीधा बैंकेट हॉल की बैल्कनी के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर फिर से ये कर्वी लड़की QUA आ जाती है और वो हांग के काफी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हांग उसको रोकते हुए कहता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। हांग बस यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि कहानी के प्लॉट के अकॉर्डिंग जो बेक स्वान है वो इन सारी लड़कियों को ले जाएगा। QUA जो है यहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ भी सकता है। दूसरी तरफ हांग ये सोच रहा होता है कि जो QUA है उसकी फिगर और सब कुछ बहुत बढ़िया है। QUA हांग के मन की सारी बातें सुन लेती है, इसीलिए वो हांग के पास जाते हुए उससे पूछती है कि वो किसे चुनना पसंद करेगा, QUA को या फिर शाओ को। हांग कहता है कि उसकी शाओ से एंगेजमेंट हो चुकी है और उसे QUA से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर हांग ये बात जानता है कि वो QUA को ज्यादा पसंद करता है। एंड सभी यहाँ पे QUA उसको जोरों से किस कर लेती है। ये बंदा यहाँ पे मजे तो ले रहा है, लेकिन इसकी शक्ल देखो जैसे इसको कब जोर रखी हो। लेकिन यहाँ पे अब उसके मजे खराब होने वाले होते हैं क्योंकि वो बेक स्वान को आता हुआ नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो QUA को अपने से दूर कर लेता है। QUA को हांग के मन की बातें सुन के बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है एंड वो हांग से कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। अब यहाँ पे कहानी की प्लॉट को ठीक करने के लिए हांग यहाँ से जाने लगता है एंड वो यही सोच रहा होता है कि आज उसे सबको अवॉइड करना है ताकि वो सरवाइव कर सके। बट तभी QUA बहाना करती है और वो कहती है मैं गिर गई हूँ एंड हांग ये चीज देखकर उसके पास चले जाता है। उसके साथ साथ बेक स्वांग भी वहीं पर ही आ रहा होता है। QUA मनी मन ये सोच रही होती है कि वो हांग को अपने प्यार में फंसा लेगी क्योंकि वो शाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन हांग यहाँ पे बहुत ज्यादा रूड होकर कहता है तुमने हाई हील्स पहनी है इसलिए तुम गिर गई। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, बट वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा होता है कि उसको QUA को नाराज नहीं करना चाहिए। क्या पता कि वो उसकी बेक स्वान से कंप्लेंट कर दे। QUA भी ये बातें सुन रही होती है। इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर QUA हांग से कहती है कि अगर हांग उसकी मदद नहीं करेगा तो वो गुस्सा हो जाएगी और गुस्सा होने के बाद वो क्या कर दे वो खुद नहीं जानती। उसकी बातें सुनने के बाद हांग बहुत डर जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। हांग उसको उठाते हुए ये सोच रहा होता है इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है, इसको तो जाना बेक स्वांग के साथ ही है एक दिन। QUA हांग की ये वाली बात भी सुन लेती है और वो मनी मन कहती है आखिर वो ऐसा क्यों करेगी क्योंकि वो खुद एक बहुत ऊंचे फैमिली से आती है। अब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिपकने लग जाती है हांग से। वो हांग से कहती है कि वो अभी सही से चल नहीं पा रही है और सही से चलने के लिए उसको हांग की हेल्प चाहिए, इसलिए वो अपने कमर पे हांग का हाथ रख देती है। बेक स्वान यहाँ पर पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। अब वो यहाँ पर हांग के पास आता है और कहता है तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो QUA के साथ। इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो बडीज, इसको नौकरी से निकाल दिया गया है और ये लड़की प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि इससे 10 नहीं 100 गुना ज्यादा अमीर है। QUA बेक स्वान से कहती है तू कौन है बे? लेकिन यहाँ पे बेक स्वान कुछ नहीं सुनता और वो हांग की बेइज्जती करने लगता है एंड कहता है तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई है ना, तो तुम ये बदतमीजी क्या कर रहे हो दूसरी लड़कियों के साथ। बेक स्वान की आवाज बैंकेट के अंदर जितने लोग होते हैं सब सुन लेते हैं। QUA बेक स्वान से कहती है कि वो ज्यादा बहस ना करे, लेकिन ये आदमी अपने बात पे अड़ा रहता है। बेक स्वान हांग से कहता है तुम्हारी इन हरकतों को शाओ को देखना चाहिए। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो सबसे पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये आदमी होता है माओ का कजिन ब्रदर। इस आदमी का नाम है
शाओ जुन। हांग को यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी पता होती है और वो ये बात भी जानता है कि बेक स्वान और जुन की पहले ही सेटिंग हो रखी है। क्यू यूए और उसका कजिन ब्रदर जुन, ये दोनों ही आपस में फाइट करते हैं पैसों के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे बेक स्वान की एंट्री होती है और वो जुन के साथ एक एग्रीमेंट करता है। बेक स्वान ने जुन को पहले से ही बता रखा होता है कि वो क्यूयूए के फादर को एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कहे। हालांकि बेक स्वान को ये पता है कि आगे चलकर वो कंपनी घाटे में जाने वाली है। जुन को लगता है कि जो बेक स्वान है वो उसका फायदा कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। उसका प्लान होता है कि जब क्यूयूए के फादर उस घाटे वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे और उनका सारा पैसा डूब जाए, तब उस समय पर जाके बेक स्वान क्यूयूए की फादर की हेल्प करेगा। और ऐसे ही करते करते बाद में क्यूयूए बेक स्वान को पसंद करने लगेगी। हांग के दिमाग में चल रही ये सारी बातें क्यूयूए सुन लेती है और क्यूयूए को ये भी पता चल जाता है कि जो उसका भाई जुन है वो कितना घटिया आदमी है और वो कितना घटिया काम कर रहा है। क्यूयूए इन सबको छोड़कर अब बैंकेट हॉल में चली जाती है। वो बैंकेट हॉल के अंदर यही सोच रही होती है कि हांग उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसके बारे में इतना कुछ सोचता है। लेकिन तभी वो देखती है कि बेक स्वान हांग की बेइज्जती कर रहा है और बदतमीजी भी कर रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद क्यूयूए बेक स्वान से कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें हांग की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है और बेक स्वान बस एक बॉडीगार्ड है, तो उसे उड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बेक स्वान से ये बात कहने के बाद वो हांग का हाथ पकड़ती है और अपने पास ले आती है एंड वो हांग को यहाँ से लेके चली भी जाती है। अगले सीन में ये दोनों रिसेप्शन रूम में बैठे होते हैं, वो भी अकेले। क्यूयूए हांग से कहती है कि उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए हांग उसके पैर दबाए। हांग यहाँ पे काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है ये सब कुछ करने में। क्यूयूए हांग से कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अब हांग के पास यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं बचती, इसलिए वो पैर दबाना शुरू कर देता है। बट पैर दबाते दबाते उसके हाथ इस जगह पे चले जाते हैं। वेल क्यूयूए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मजे ले लेती है और बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी हो जाती है। अगला सीन होता है गार्डन का, जहाँ पर इन दोनों की मीटिंग चल रही होती है। जुन को यहाँ पर पता चल चुका है कि बेक स्वान उसकी बहन क्यूयूए को पसंद करता है। वेल बेक स्वान अब यहाँ पे जुन से पूछता है कि क्या उसकी बहन क्यूयूए का हांग के साथ कोई अच्छा रिलेशन था। जुन बताता है हाँ पहले था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल ये बात कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। बेक स्वान यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो इन सारी लड़कियों को अपने बाहों में भर लेगा। सही बताओ बड़ी, तो ये बंदा इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन इसके काम सारे विलन जैसे हैं। बट तभी थोड़ी देर बाद उसको दूर से किसी की आवाज आती है और वो आवाज होती है दाजुआंग की। दाजुआंग यहाँ पर शाओ के साथ होता है। दाजुआंग बेक स्वान को एक काम बता देता है और वो काम होता है डॉक्टर शांगवान को तानजू से इंट्रोड्यूस करवाने का। इस बंदे की पहले शक्ल देखो, ये कहता है हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, क्योंकि उसको अब मौका मिल चुका है कुछ भयंकर कर दिखाने का। अगला सीन होता है तानजू के रूम का। तानजू की यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो रही होती है। तभी यहाँ पे दाजुआंग आता है और हांग से कहता है जाओ आगे बढ़ो। बट तभी यहाँ पे होश आ जाता है तानजू को। तानजू का बेटा सबको बताता है कि उसने अपने फादर को बहुत जगहों पे दिखाया, लेकिन कोई भी दवाई उनके ऊपर काम नहीं कर रही। इसलिए वो सबसे पूछता है कि अगर कोई इस बीमारी का इलाज जानता है तो जरूर बताए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो तान फैमिली हमेशा उनको याद रखेगी। जुन यहाँ पे बेक स्वान के साथ होता है और वो उससे कहता है तुम्हारे पास तो मेडिकल स्किल्स है ना, तो जरा दिखाओ अपना हुनर। बेक स्वान को पता होता है कि जुन उसका बस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी जुन से काम है, इसलिए वो जुन की बात मान लेता है। वो जुन से कहता है कि इस बुढ़ऊ के ठीक होने के बस 50% चांस है। ये बात सुनकर जुन काफी खुश हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के तानजू के सामने ले जाने लगता है, लेकिन बेक स्वान रास्ते में रुक जाता है। बेक स्वान कहता है देखो अभी हम सामने से नहीं जाएंगे, पहले बाकी लोगों को जाने दो, उसके बाद हम जाएंगे, वो भी बाद में। जुन दूसरी तरफ यहाँ पर इस डॉक्टर को देख लेता है और कहता है अगर उस बुढ़ऊ ने पहले ठीक कर दिया ना तानजू को तो हमारे लग जाएंगे। बेक स्वान कहता है अबे चिंता की कोई बात नहीं है, अगर इतना फेमस डॉक्टर भी तानजू को ठीक नहीं कर पाया तो हमारी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जुन भी सोचता है और कहता है हाँ ये लौंडा बात तो सही कर रहा है। इसलिए अब जुन यहाँ पर इस डॉक्टर को पकड़ देता है और वो तानजू के बेटे से कहता है अरे देखो ये डॉक्टर है और इसको शाओ फैमिली लेके आई है। दूसरी तरफ यहाँ पर हांग की हालत खराब हो रही होती है जो उसके सामने चल रहा है ये सब कुछ देखकर। दाजुआंग अब तानजू के पास आता है और कहता है देखिए आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और वो उनकी बीमारी को ठीक कर देंगे। अब ये डॉक्टर यहाँ पे सबसे पहले तानजू की पल्सेस को चेक करता है एंड वो ये भी कहता है कि इनकी बीमारी ठीक हो सकती है और वो उनको ठीक करने के लिए अपना एक फैमिली मेथड इस्तेमाल करने वाला है और उस इलाज के अंदर सुइयों का यूज होता है। बेक स्वान सोच रहा होता है कि इस डॉक्टर की फालतू टेक्निक से अच्छा उसकी टेक्निक है जो उसने मास्टर कर रखी है। वेल अब ये डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने पास हांग को बुलाता है क्योंकि वो चाहता है कि हांग उसको असिस्ट करे। हांग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अब उसे इस डॉक्टर की हेल्प करनी होगी। ये डॉक्टर कहता है कि वो ये बात बिल्कुल जानता है कि हांग को भी काफी अच्छी मेडिकल नॉलेज है। मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। सबसे
पहले वो हांग को इन नीडल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहता है। डिसइंफेक्ट होने के बाद वो इन नीडल्स को एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे लगाना शुरू कर देता है और वो अच्छे तरीके से नीडल लगा भी देता है। वेल ये चीज देखकर बेक स्वान हंसता है और कहता है इस डॉक्टर ने भले ही सही ऑर्डर में ये नीडल्स लगाई हैं, लेकिन इन नीडल की स्ट्रेंथ कम है। वेल वो अब यहाँ पर इस डॉक्टर की खिंचाई करना भी चालू कर देता है। बेक स्वान की बातें सुनने के बाद ये डॉक्टर भड़क जाता है और कहता है इस आदमी को यहाँ से जल्दी से भगाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। तांजू का बेटा अब यहाँ पे बेक स्वान को बाहर जाने के लिए कहता है। बेक स्वान अब यहाँ पर कहता है मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो कि तुम्हारे पापा को सही कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कड़ी बहस होने लगती है, लेकिन इन दोनों के बीच में हांग फंस जाता है। उसे पता होता है कि यहाँ पर ये दोनों शर्त लगाने वाले हैं। दूसरी ओर यहाँ पर शाओ और क्यूजुए जो है वो हांग के मन की बात सुन लेती है। वेल ये डॉक्टर अब यहाँ पर सच में शर्त लगाता है बेक स्वान से। ये डॉक्टर कहता है कि अगर उसने तांजू को सही कर दिया तो बेक स्वान को हांग और उस डॉक्टर के आगे झुकना होगा। बेक स्वान कहता है कि हाँ वो झुक जाएगा, लेकिन अगर बेक स्वान जीता तो क्या होगा। ये डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हांग और वो डॉक्टर दोनों ही झुक लेंगे बेक स्वान के आगे। हांग यहाँ पे जानता है कि ये डॉक्टर शर्त हारने वाला है, क्योंकि डॉक्टर एक टेक्निक का यूज करना भूल जाता है अपनी ट्रीटमेंट करते समय। इसी चीज का फायदा बेक स्वान उठा लेता है और वो जीत जाता है। हांग के दिमाग में चल रही बात है ये दोनों लड़कियां भी सुन लेती है और ये दोनों भी यहाँ पर ये मन बना लेती हैं कि वो बेक स्वान को किसी भी हालत में जीतने नहीं दे सकती। थोड़ी देर बाद ये डॉक्टर अपनी सारी नीडल्स वापस निकाल लेता है और अब यहाँ पे तांजू की कंडीशन थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है और अब यहाँ पे तांजू इस डॉक्टर की तारीफें करने लगता है। दूसरे लोग भी जो यहाँ पे खड़े होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये डॉक्टर तो सच में अच्छा है। हांग बस यही सोच रहा होता है इस पॉइंट पर आके तांजू को खून वाली खांसियां होती हैं और इसी चीज का फायदा बेक स्वान उठाता है। और अब यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, ये बूढ़ा आदमी खांसना शुरू कर देता है। ये चीज देखकर बेक स्वान कहता है मैं तो पहले से जानता था कि ये डॉक्टर फ्रॉड है एक नंबर का। तांजू का बेटा बेक स्वान से कहता है तो तुम ही कुछ कर लो। बेक स्वान कहता है मेरी बात पहले मान लेते, और मैं कहता हूँ ये बंदा बहुत बकवास कर रहा है यार। इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए बेक स्वान कहता है कि अब वो अपनी शर्त चेंज कर रहा है। वो कहता है कि अगर बेक स्वान ने तांजू को सही कर दिया तो उसके बाद डॉक्टर को और हांग को उसका चाटना होगा, मतलब चाटने होंगे जूते। मतलब ये दोनों लड़कियां यहाँ पर इन दोनों को ही रुकने के लिए कहती है। बेक स्वान साओ से कहता है उसे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हांग उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ वो क्यूयूए के सामने फिर से हांग की बेइज्जती करने लगता है, बट क्यूयूए उसे कहती है कि उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और ना ही शाओ को उसकी जरूरत है। क्यूयूए की बातें सुनने के बाद बेक स्वान का दिल टूट जाता है। शाओ अब जाती है हांग के पास और वो उससे कहती है उसने एक बार देखा था इस डॉक्टर को किसी और की ट्रीटमेंट करते समय। उस डॉक्टर ने एक टेक्निक का यूज किया था जिसे कहते हैं ब्लड लेटिंग टेक्निक। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ब्लड लेटिंग टेक्निक वही टेक्निक है जो वो डॉक्टर करना भूल जाता है। मतलब शाओ की ये बात सुनने के बाद क्यूयूए थोड़ा सा चिढ़ जाती है। वो ये भी बताने लगती है कि उसने भी देखा था डॉक्टर को दूसरे पेशेंट्स को ठीक करते हुए, और हाँ उसने ब्लड लेटिंग टेक्निक का ही यूज किया था उस समय पर। डॉक्टर को भी अब यहाँ पर याद आ जाता है कि हाँ ये लड़कियां बिल्कुल सही कह रही है और इस डॉक्टर को वो टेक्निक अभी यूज करनी चाहिए। इसलिए अब ये डॉक्टर जो है तांजू के पास जाता है उसका थोड़ा सा ब्लड निकालने के लिए। अब बेक स्वान यहाँ पर ये चीज देखकर चौंक जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चीज हो गई तो फाइनली तांजू सही हो जाएगा और ये डॉक्टर उससे शर्त जीत जाएगा। अब ये डॉक्टर जो है इस आदमी का ब्लड निकाल लेता है एंड जैसे ही ये टेक्निक पूरी होती है इस बूढ़े अंकल को जवानी चढ़ जाती है। वो यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा फील करने लगता है कि वो डॉक्टर को चुम्मा ले मतलब उसे गले लगा लेता है। बेक स्वान सोचता है कि उसके हाथ से मौका निकल गया क्योंकि वो यही टेक्निक यूज करने वाला था। अब ये डॉक्टर देखता है बेक स्वान की तरफ और कहता है लाडले झुक जा। बेक स्वान बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है, लेकिन तभी ये डॉक्टर जो है वो हांग को आगे कर देता है और कहता है तुमको हांग के आगे भी झुकना होगा। बेक स्वान कहता है अबे मेरा कद्दू झुकेगा तुम्हारे सामने। अब यहाँ पे फिर से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सारे के सारे बेक स्वान की ही बेइज्जती कर रहे होते हैं। बेक स्वान बहुत ज्यादा भड़कते हुए सोच रहा होता है कि अब उसको यहाँ पर अपनी कुछ स्किल्स दिखानी चाहिए और उसको शाओ के सामने भी अपना इंप्रेशन बनाना है। अब बेक स्वान अपने हाथों को जोड़ता है और उसके आसपास एनर्जी फ्लो होने लगती है नीडल्स के साथ, और आसपास के लोग उसको देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। हांग को भी लग रहा होता है कि ये दोनों लड़कियां भी उससे इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों बस हांग की तरफ ही देख रही होती है। क्यूयूए शाओ के ऊपर भड़की होती है और शाओ क्यूयूए के ऊपर भड़की होती है। क्यूयूए अब यहाँ पे फिर से हांग के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है और कहती है तुम मुझे जितना ज्यादा देखना चाहते हो देख सकते हो। एनीवेज दूसरी तरफ यहाँ पर जुन डॉक्टर और बेक स्वान की लड़ाई को रोकने के लिए आ जाता है। जुन यहाँ पर सच में सारी सिचुएशन हैंडल कर लेता है। तांजू भी अब आगे आता है और वो सबको धन्यवाद करता है कि वो सारे के सारे लोग उसकी पार्टी में आए। हांग देखता है कि इस लड़के जुन ने तो सच में ही कमाल कर दिया, लेकिन बेक स्वान अभी भी हार नहीं मानता और वो शाओ के पास पहुंच जाता है और शाओ जो है वो बेक स्वान को अपने आप से दूर कर रही होती है। बेक स्वान शाओ से कहता है कि वो हमेशा एक बॉडीगार्ड नहीं रहेगा,
वो एक दिन जरूर उसको एक लग्जरी लाइफ देगा, और ये जितनी भी चीजें वो कर रहा है बस वो शाओ के लिए ही कर रहा है। हांग मनी मन सोच रहा होता है इस बेक स्वान को बस पावर से मतलब है, तभी वो ऐसी बातें कह रहा है और ये बेवकूफ लड़कियां जो है उसकी बातों में आ जाएंगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों लड़कियां जो है वो हांग के मन की बातें सुन सकती है, इसलिए वो हांग की ये वाली बात भी सुन लेती है। अब यहाँ पे शाओ बेक स्वान से कहती है तुम शर्त हारे हो तो तुम्हें झुकना होगा। अब बेक स्वान को यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा होता कि शाओ ने उससे क्या कह दिया। हांग शाओ को देखकर ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है, आखिर वो उसको उकसा क्यों रही है। फिर से शाओ बेक स्वान से कहती है तुमने ही शर्त लगाई थी, जो हारेगा वो झुकेगा। बेक स्वान को अभी भी शाओ की बातों में भरोसा नहीं हो रहा होता कि वो हांग के सामने उसे झुकने के लिए कह रही है। ये सब चीजें देखने के बाद यहाँ पर हांग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और वो क्यूयूए का हाथ पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर क्यूयूए काफी खुश हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर बेक स्वान को लगता है कि शाओ उससे ये चाहती है कि बेक स्वान जो है वो अपनी रेपुटेशन बचाए और जल्दी से उसे जो करना है करे और निकल जाए। इसलिए अब ये सारी बातें सोचने के बाद वो तैयार हो जाता है झुकने के लिए। गुर्राते हुए बेक स्वान हांग से कहता है कि वो ये सारी चीजें बस शाओ के लिए कर रहा है। हांग यहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अब क्यूयूए के पीछे छुप जाता है। तभी यहाँ पे हांग का सिस्टम अपीयर होता है और वो उसको बताता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने चैप्टर 2 को कम्प्लीटली पूरा कर लिया, वो भी बिना मरे। अचानक से अब हांग अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। हांग को अब 3 दिन मिलते हैं रेस्ट करने के लिए ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर कर सके खुद को। हांग अपने सिस्टम से पूछता है कि उसको ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितने पॉइंट्स मिले। सिस्टम उसको बताता है कि उसको ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 2333 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन ये पॉइंट्स हांग को काफी कम लगते हैं क्योंकि हांग ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है सर्वाइव करने के लिए। सिस्टम उसको समझाते हुए कहता है तुम्हारे पॉइंट्स बस इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और तुमने अपनी स्किल्स का कितना यूज किया है। सिस्टम उससे ये भी कहता है कि वो अपने पिछले वर्ल्ड में यानी अपने रियल वर्ल्ड में बिलबोर्ड गिरने की वजह से मारा गया था, इसलिए अब उसे इस वर्ल्ड में एक आइटम की जरूरत पड़ेगी वापस अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। लेकिन उसको वो आइटम खरीदने के लिए 88,888 यानी 8888 पॉइंट चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी हांग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो सोचता है कि वो अपने रियल वर्ल्ड में जाएगा ही नहीं। अब अगला सीन होता है 3 दिन बाद का। यहाँ पर हांग की अपीयरेंस पूरे तरीके से चेंज हो जाती है और वो एक नई किताब की दुनिया में आ जाता है। कमाल की बात यह है कि हांग का नाम इस वर्ल्ड में हांग ही है। फिलहाल वो एक एंशिएंट वर्ल्ड में है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं। चलो मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुमको एक एक करके। इस आदमी का नाम है शांग और ये हांग का दूसरा अंकल है। एंड ये आदमी हांग का कजिन है, इसका नाम है तिआन। ये आदमी हांग का तीसरा अंकल है और इसका नाम है गांग। और ये आदमी होता है हांग का पापा फैंग। चलो अब इस वर्ल्ड की बात करते हैं। इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हांग को जिस लड़की से प्यार होता है उसका नाम होता है सू वाइनिंग। इन दोनों की शादी होने वाली होती है, लेकिन जो सू फैमिली है यानी जो हुआनिंग की फैमिली है वो हुआनिंग की शादी किसी और से करवा देती है। उस लड़के का नाम होता है निंग। हांग के घर वाले यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि हांग को बहुत दुख हुआ होगा ये जानकर कि उसकी हुआनिंग के साथ शादी टूट गई। शांग कहता है सू फैमिली ने हमें धोखा दिया है, इसलिए अब उनकी फैमिली को सू फैमिली के साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ देने चाहिए। हांग को इस नॉवल की सारी सिचुएशन के बारे में पता है, इसलिए अब वो सोचना शुरू कर देता है। हांग जानता है कि जो सू फैमिली है वो जल्द ही इस किंगडम के यानी इस राज्य के टॉप 1 फैमिलीज में आ जाएगी, वो भी जल्द ही। इस वर्ल्ड में भी एक फॉल्ट है, वो ये है कि हांग की मन की सारी बातें यहाँ पर जितने भी मर्द लोग होते हैं सब सुन रहे होते हैं, यानी उसके अंकल, कजिन और पापा। हांग ये भी सोचता है कि उसकी फैमिली को सू फैमिली के साथ रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये सभी लोग हांग की मन की सारी बातें सुनने के बाद शांत हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अपना डिसीजन बदलते हुए कहते हैं कि सू फैमिली के साथ रिलेशनशिप तोड़ के होगा क्या अच्छा रख लेते हैं वेल सारी बातें करने के बाद अब हांग यहाँ से चला जाता है और इन सब की जो मीटिंग है वो डिसमिस हो जाती है। हांग अपने रूम में अब रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे आज सिस्टम की आवाज नहीं सुनाई दी। वो सिस्टम को आवाज लगाने लगता है लेकिन सिस्टम उसके सामने नहीं आता। अगला सीन होता है तियान के कोर्ट यार्ड का यानी पिछवाड़े का, अरे मतलब घर के पिछवाड़े का, यार समझा करो। यहाँ पर एक औरत होती है, इस औरत का नाम है यूए यूए एंड ये शांग की वाइफ है। जैसे ही मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो शांग है वो हांग का अंकल है। यूए यूए तियान से कह रही होती है कि उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और खुद को शिक्षित बनाना चाहिए, लेकिन तियान यहाँ पर अनपढ़ों वाली बातें करते हुए कहता है कि उसको पढ़ने की जरूरत क्या है क्योंकि वो तो एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ है और वो भी खानदान है लिंगू फैमिली। लेकिन यूए यूए उसको समझाते हुए कहती है कि उसको पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी है ताकि कोई बाद में उसके ऊपर हंस ना सके। लेकिन तियान यूए यूए की बातें नहीं सुनता और वो उससे कहता है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। अगले सीन में हांग अपने रूम के अंदर सो रहा होता है और तभी उसके गेट पर आता है तियान। हांग नींद में होता है लेकिन तब भी वो दरवाजा खोलता है और तियान जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है।
और वो रूम के अंदर आते ही हांग को सुनाना चालू कर देता है। वो उसे कहता है कि पूरे राज्य में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है क्योंकि तुम्हारी शादी टूट गई। अब हांग यहाँ पर तियान के बारे में ही सोचने लगता है। वो सोचता है कि तियान हैंडसम तो है लेकिन वो एक बिगड़ैल बच्चा है। वो बस पूरे दिन मजे करता है और अच्छा खाना खाता है। और कहानी की एंड में सबसे ज्यादा बुरी हालत इसी की होती है जब लिंगू फैमिली कोलैप्स हो जाती है, यानी बर्बाद हो जाती है। तब हांग ये भी सोचता है कि आगे चलकर पढ़े लिखे लोग तियान के ऊपर हंसेंगे और इसका मजाक बनाएंगे। खैर अब हांग यहाँ पर तियान से कहता है, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। हांग के मन की सारी बातें सुनने के बाद तियान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो सीधा खुद को शिक्षित बनाने के लिए जाता है, यानी पढ़ाई करने के लिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हांग अपने रूम में अकेला होता है और वो यही सोच रहा होता है कि अभी तक उसको ना सिस्टम दिखा है ना सिस्टम ने उससे कोई बात करी है। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और वो हांग को बताता है कि सू फैमिली से उसके लिए न्योता आया है डिनर का, लेकिन ये जो इन्विटेशन है वो सू फैमिली की एक लड़की लेके आई होती है हांग के लिए। हांग भी अब जानना चाहता है कि उसको इनविटेशन देने के लिए कौन आई है। जैसे ही वो उस लड़की को देखने के लिए जाता है वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो उसके साथ पिछले नोवेल में थी एंड ये होती है QUA। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत चौंक जाते हैं। QUA हांग को देखकर सोचती है ये मुझे देखकर ऐसा एक्ट कर रहा है कि ये मुझे जानता ही नहीं है। हांग हंसते हुए QUA से कहता है, अच्छा तो तुम आई हो मुझको इन्विटेशन देने के लिए, लेकिन QUA उससे कहती है तुम्हें पता है ना हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद हांग को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की जो उसके सामने अभी है ये पिछले वर्ल्ड में QUA थी एंड यहाँ पर वो QUA ही है। QUA हांग से अब सब कुछ बोलना चालू करती है, लेकिन यहाँ पर हांग उसका मुंह बंद करते हुए कहता है तुम अभी शांत रहो, मैं तुमको अपने रूम में ले जाऊंगा, वहाँ पे सब बोलना जो बोलना हो। उनको वहां से जाते हुए एक औरत देख लेती है और वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। ये होती है हांग की मदर। हांग के पेरेंट्स यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिलहाल हांग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इन दोनों को ये लग रहा होता है कि वो दोनों कमरे में जाके थोड़ा सा माहौल गर्म करेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूए आती है एंड वो हांग के पेरेंट्स को बताती है कि अभी उसने एक कमाल की चीज देखी है होते हुए। वो कहती है कि तियान ने पढ़ाई चालू कर दी है और वो बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है। इस बात को सुनकर तो ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं। अगला सीन होता है तियान के रूम का जहाँ पर उसकी पढ़ाई चल रही होती है और उसको वहाँ पर बहुत दिक्कत भी आ रही होती है। उसको पढ़ाई करते हुए एक लड़की भी देख रही होती है एंड ये है शांग की कॉन्क्यूबाइन। इसका नाम है ताओ होंग। ताओ होंग को लग रहा होता है कि तियान क्या ही सीख लेगा पढ़ के, वो तो बस एक्टिंग कर रहा है पढ़ने की। अगले सीन में हांग QUA को अपने रूम में ले आता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो हुआनिंग की कजिन कैसे बन गई। QUA बोलती है कि ये बात तो वो खुद नहीं जानती, वो बैंकेट हॉल में थी लास्ट टाइम और वो वहाँ पे बेहोश हो गई एंड जैसे ही वो उठी वो इस वर्ल्ड में आ गई थी। हांग को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है कि अभी उसका सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता और पिछले कहानी की कैरेक्टर यानी पिछले वर्ल्ड की कैरेक्टर जो है वो इस वर्ल्ड में आ गई है। QUA हांग से पूछती है कि क्या वो अभी भी हुआनिंग से प्यार करता है। हांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस कहानी के हीरो की वाइफ को क्यों छीनेगा भला। मतलब यहाँ पर QUA जो है वो हांग के दिमाग में चल रही बातें बताने लगती है उसको जो उसने पहले सुनी थी। ये बात सुनकर हांग चौंक जाता है कि QUA प्रीवियस नोवेल की बात कर रही है। QUA हांग को बता देती है कि वो उसके दिमाग की सारी बातें सुन सकती है, लेकिन हांग को QUA की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। QUA हंसते हुए बताती है कि वो मजाक नहीं कर रही है उसके साथ। QUA को हंसता हुआ देखकर हांग सोच रहा होता है कि QUA की स्माइल बहुत अच्छी है। इस बात को भी QUA सुन लेती है। हांग शॉक हो जाता है ये जानकर कि QUA को ये बात भी पता चल गई। हांग समझ जाता है कि उसके घटिया सिस्टम की वजह से ये सारी चीजें हो रही है अभी। अब यहाँ पर QUA हांग के करीब आने लगती है क्योंकि हांग ही यहाँ पर QUA को एक बंद कमरे में लाया होता है। हांग QUA को समझाते हुए कहता है कि वो सच में उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस पिछले नोवेल में उसके बॉयफ्रेंड होने का रोल कर रहा था। QUA कहती है कि उसको हांग की इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो हांग के बहुत ज्यादा करीब आने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे हांग उसको अपने से दूर कर रहा होता है। लेकिन हांग भी अब यहाँ पर कितनी देर तक उसको दूर करेगा। मतलब ये दोनों यहाँ पर बूजी बूजी करना स्टार्ट कर देते हैं। हांग यहाँ पे QUA को बहुत ज्यादा खुश कर देता है एंड अब यहाँ पे QUA हांग से कहती है कि अब उनको चलना चाहिए एक रेस्टोरेंट में। लेकिन हांग ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है इसलिए वो थक जाता है और उसको कहीं पर जाने का मन नहीं कर रहा होता है। लेकिन QUA हांग से कहती है कि अगर वो अभी उसके साथ नहीं गया तो वो रात में फिर से उसको पकड़ लेगी। अगला सीन होता है रेस्टोरेंट का जहाँ पर हांग को इन्विटेशन मिला होता है। यहाँ पर बैठी होती है हुआनिंग। हांग के पेरेंट्स भी यहीं पर होते हैं और यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम है ओल्ड मास्टर सू। ओल्ड मास्टर सू के बगल में जो लोग बैठे होते हैं वो दोनों हैं हुआनिंग के पेरेंट्स। फेंग यहाँ पे थोड़ा सा नाराज होता है हांग के ऊपर। वो उससे कहता है तुम इतना लेट आए हो और ऊपर से वहीं पर खड़े हुए हो अभी तक। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आता है निंग। ये कैरेक्टर दिखने में ही बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है मेरे को। हांग निंग को देखकर सोच रहा होता है कि कुछ सालों पहले निंग का पूरा किला जल गया होता है और उस किले में उसकी पूरी
पूरी फैमिली मारी जाती है, लेकिन उस फैमिली में बस निंग ही एक लौता बचता है, वो भी जिंदा। ओल्ड मास्टर सू ने ही निंग की शादी करवाई होती है हुआनिंग से। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो ये कैरेक्टर निंग है वो भी मॉडर्न एरा से आया है, जिस एरा से हांग आया होता है। वेल अब यहाँ पर निंग ने यहाँ पर इन सबको डिनर पे इसलिए बुलाया होता है ताकि वो सारी की सारी बातें क्लियर कर पाए जो लोग उनके बारे में कर रहे हैं। बट हांग ये सोच रहा होता है कि निंग शायद अभी भी ये चेक करना चाह रहा है कि क्या हांग अभी भी हुआनिंग से प्यार करता है या नहीं। लेकिन अब हांग यहाँ पे अपना दिमाग चलाता है। हांग निंग से कहता है तुम और हुआनिंग दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। हांग उनकी शादी में बस इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था। हांग की बातें सुनकर निंग काफी चौंक जाता है और अब निंग जो है वो हांग का दोस्त बन जाता है। लेकिन यहाँ पर निंग हांग को छोड़ता नहीं है और वो उससे कुछ बातें करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। अगला सीन होता है उसी रेस्टोरेंट के बगीचे का। यहाँ पर ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों ही नोवेल यानी कहानी की दुनिया में आ चुके हैं। निंगी बताता है कि जब वो अपने रियल वर्ल्ड में था तब उसकी किसी ने चाकू घोंपकर वहीं पर निपटा दिया था। वो अपने वर्ल्ड में काफी अच्छा स्टूडेंट था। हांग भी बता देता है कि वो अपने रियल वर्ल्ड में कैसे मारा गया था। वेल अब यहाँ पर जो हांग है वो कहानी का विलन होता है, तो इसीलिए निंगी उससे पूछता है कि उसे कहानी का पूरा प्लॉट पता होगा। हांग बताता है कि प्लॉट के अकॉर्डिंग निंगी जो है वो लिंगहू फैमिली को खत्म कर देगा। अब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं। हांग उससे पूछता है कि क्या वो उसे सच में तो नहीं मार देगा ना। निंगी कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हांग को सारा प्लॉट पता है। लेकिन हांग कहता है कि वो तो विलन है इस कहानी का, अगर वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा तो प्लॉट पूरा कैसे होगा। और शायद यही रीजन है कि जो उसका सिस्टम है वो खराब हो चुका है। अब निंगी उससे कहता है कि शायद इस स्टोरी का विलन कोई और होगा। रेस्टोरेंट के अंदर हुआनिंग जो है वो ये सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों बाहर जाके क्या बातें कर रहे हैं, इसीलिए अब वो खुद ही चली जाती है उनके पास उन्हें देखने के लिए। हुआनिंग को लग रहा होता है कि जो हांग है वो उसके हस्बैंड से बदतमीजी कर रहा होगा, इसीलिए वो हांग के ऊपर थोड़ा सा भड़क जाती है। लेकिन निंगी हुआनिंग से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हांग उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था और उसके अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है हुआनिंग के लिए। हांग भी उसको भरोसा दिलाते हुए कहता है हाँ निंगी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत खुश है हुआनिंग के लिए कि उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। अब निंगी यहाँ पर हुआनिंग को यहाँ से ले जाने लगता है। हांग अब ये सोच रहा होता है यहाँ पर कि उसने इतनी बड़ी फैमिली के साथ दोस्ती कर ली है तो अब उसे कोई भी चिंता नहीं है कि कोई उसे मार दे। अब जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं यहाँ पर ओल्ड मास्टर सू जो है वो हांग के फादर से बातें करने लगते हैं। वो उनको बताते हैं कि सू फैमिली के बच्चे बहुत नालायक हैं, इसीलिए सारा बर्डन जो है वो हुआनिंग के ऊपर ही है। वो हुआनिंग की शादी हांग से ही कराना चाहते थे, लेकिन जो हांग है वो लिंगू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, तो वो घर जमाई कैसे बन सकता है सू फैमिली का। हांग के फादर भी कहते हैं कि उनकी फैमिली भी यही चाहती है कि वो दोनों बस एक दूसरे की फैमिलीज को सपोर्ट करे। अब यहाँ पर इन सभी की बातें पूरी हो जाती है और ये सभी रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। यहाँ से जाते हुए निंग हांग को बताता है कि वो हांग से कुछ दिनों बाद मिलेगा ये सब डिस्कस करने के लिए कि आगे करना क्या है। वेल यहाँ पे क्यूयूए जो है वो एक गाड़ी में बैठी होती है और वो हांग को इशारे करती है। ये चीज देखकर हांग की मॉम जो है वो हांग के कान पकड़ लेती है। अब जैसे ही यहाँ पे हांग और हांग के पेरेंट्स जो है वो घर पहुंचते हैं, हांग की मॉम हांग के ऊपर बहुत गुस्सा करती है सारी चीजों को लेकर। इसके बाद हांग अपने कमरे में होता है और वो देखता है कि अभी भी उसका सिस्टम उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और हांग को इस रोने की आवाज से कहानी के आगे का प्लॉट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि जो उसका तीसरा अंकल है जिसका नाम है गांग, उनकी ही प्रिंसेस का ये बच्चा है जो कि हाल फिलहाल में ही हुआ है। उनकी प्रिंसेस का नाम है चेन यांग। प्लॉट के अकॉर्डिंग चेन यांग को ये लग रहा होता है कि जो उसकी न्यू बॉर्न बेबी है वो मारी जा चुकी है, यानी वो पैदा होते ही मर गई। लेकिन हांग को पता है कि ऐसा नहीं हुआ था, उसकी बेटी को इस औरत ने मारा होता है। इसीलिए अब उस बच्चे को बचाने के लिए हांग उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये बच्चा उसी के हाथ में ही है। हांग उस औरत को एक लात मारता है और उस बच्चे को अपने पास ले लेता है। वेल इसके बाद क्या होता है बडीज, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या तुम इसका आगे का पार्ट देखना चाहते हो ये भी तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तुम्हारी स्क्रीन पे दो और कमाल की वीडियोस अभी आ रही होंगी तो तुम इनको भी एक बार चेकआउट जरूर करो, क्योंकि ये दोनों वीडियोस भी बहुत कमाल की है।